हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरे YouTube चैनल रितेश केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बच्चों बायोमोलिक्यूल का जो एक टॉपिक है जिसका नाम न्यूक्लिक एसिड, उस न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे बच्चों। हम लोग उसके डिफिनेशन को देखेंगे, उसके टाइप्स को देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे हम लोग, उसके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन थोड़ा करेंगे हम लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी लेना है बच्चों हम लोगों को, ठीक है। जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है उसके आधार पर तो उसको भी देखना है हम लोग को, और जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा हम यहाँ पर आपको इसी थ्योरी के अंदर ही बता देंगे बच्चों, ठीक है। तो हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जनरली इसको डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों। तो न्यूक्लिक एसिड इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। क्या है न्यूक्लियोटाइड, कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड, और उस न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर करेंगे तभी न्यूक्लिक एसिड बनेगा। और पॉलीमर का मतलब क्या होता है बच्चों। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा, मेनी नंबर ऑफ, और मर का मतलब होता है पार्ट्स। तो मेनी नंबर ऑफ पार्ट्स, जब न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे बच्चों तो क्या बनाएगा, वो न्यूक्लिक एसिड बनाएगा। लेकिन अभी तक तो हमको यही समझ में नहीं आया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो हम उस न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचने के लिए बच्चों और आपको थोड़ा बेसिक जानकारी चाहिए, उसके कंपोनेंट के बारे में जानकारी चाहिए। तो थोड़ा आगे बढ़े हम लोग और न्यूक्लियोटाइड तक पहले हम पहुंचे हम लोग, तब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो इसको आप लोग धीरे धीरे जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचेंगे, उसके बाद ही न्यूक्लिक एसिड हम लोग बना पाएंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कितने टाइप का न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चों। तो दो तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का मतलब पहले फुल फॉर्म समझ लो आप लोग, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म समझ लीजिए, उसके बाद उसका कुछ फंक्शन समझ लीजिए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, बीटा D2 डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या हुआ, बीटा डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो राइबो राइबो बार में बोल रहे हैं बच्चों हम लोग, डीऑक्सी राइबो, और वो राइबो जो है वो राइबोज से आया है। राइबो जो एक पेंटोज शुगर होता था उससे आया है ना। तो उसके वजह से इसका नाम राइबो हम दोनों जगह पर यूज कर पा रहे हैं। और इसका फंक्शन क्या है बच्चों, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके जो गुण होते हैं बच्चों, वो ट्रांसफर होता है इसी डीएनए के द्वारा। अगर किसी बच्चे के अंदर उसके फादर का अगर कुछ प्रॉपर्टी है, उसके मेरिट्स है, उसके गुण है, तो वो सिर्फ डीएनए की वजह से ही आ पाया है। और आरएनए क्या है बच्चों, इसका क्या फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन को बनाने में काम करता है बच्चों। प्रोटीन के सिंथेसिस में तो काम करता ही है, उसको कंट्रोल करने में भी काम करता है ये आरएनए। तो ये बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, और उस प्रोटीन को जो बनता है उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है कौन, आरएनए। तो हम आगे कुछ बढ़े हम लोग। तो पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा न्यूक्लिक एसिड का बेसिक कंपोनेंट क्या है बच्चों। न्यूक्लिक एसिड का बेसिक कंपोनेंट क्या है। तो यहां पर देखो आप लोग, बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट यूज करना पड़ता है बच्चों हम लोग को, वो है तीन बेसिक कंपोनेंट यूज करना पड़ता है। वो यहां पर क्या क्या, जरा इसको देख लो आप लोग। एक होता है पेंटोज शुगर, जिसके अंदर आता है क्या बच्चों, बीटा डी राइबोज, फोर किसके लिए, आरएनए बनाने के लिए। और एक होता है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, वो 4 डीएनए के लिए होता है बच्चों।
तो एक पेंटोज सीक्वेंस यूज करते हैं बच्चों उसके अंदर। फिर आरएनए में क्या यूज करते हैं हम लोग, आरएनए बनाने के लिए हमको बीटा डी राइबो चाहिए, डीएनए बनाने के लिए हमको बीटा डी2 डीऑक्सी राइबो चाहिए, जिसका स्ट्रक्चर हम बारी बारी से अलग अलग करके आपको बताएंगे। दूसरा क्या होता है बच्चों, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस, ये समझो आप लोग, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजीनियस बेस। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है, नाइट्रोजन तो जरूर होगा और हाइड्रोसाइक्लिक की बात कर रहा है, तो एक ऐसा साइक्लिक रिंग जो सेम एटम से बन के नहीं बना, सेम एटम के द्वारा नहीं बना है, उसके अंदर डिफरेंट एटम्स उस साइक्लिक रिंग को बनाने में यूज हुआ होगा। और यहां पर जो साइक्लिक रिंग बनाने में जो यूज हुआ है बच्चों, अलग अलग एटम, वो है दो, एक कार्बन है और दूसरा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी दो पार्ट होता है बच्चों, एक होता है प्यूरीन, नाइट्रोजनस बेस में ही एक प्यूरीन होता है। उस प्यूरीन के अंदर क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन, जिसके अंदर दो साइक्लिक रिंग आपस में जुड़े रहते हैं प्यूरीन के अंदर, और उसके अंदर दो पार्ट होता है, दो नाम अलग अलग है, दो बेस है आपका, इसका नाम है एडेनिन और गुआनिन, जो प्यूरीन के टाइप में आता है, प्यूरीन फॉर्म करते हैं उसको हम लोग। एक होता है बच्चों पायरामिडीन, ये पायरामिडीन जो है बच्चों, इसके अंदर तीन बेस आते हैं, जिसका नाम है आपको साइटोसिन, जरा देखो इसको आप लोग, साइटोसिन, इसको हम लोग ए से दिखा दिए, इसको जी से दिखा देंगे, इसको सी से दिखा देंगे, थाइमीन, जिसको हम लोग टी से दिखा देंगे, यूरासिल, जिसको यू से दिखाएंगे बच्चों हम लोग। तो नाम क्या बताया बच्चों इसके अंदर, नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस में दो टाइप होते हैं, एक प्यूरीन दूसरा पायरामिडीन। जब सिंगल रिंग रहेगा तो पायरामिडीन के फॉर्म में आएगा, जब डबल रिंग रहेगा एक साथ जुड़ा हुआ तो प्यूरीन के फॉर्म में आएगा। आप एनसीईआरटी के अंदर आप उसका जो बेस का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, उसको जरूर देखेंगे, उसको स्ट्रक्चर को अपने कॉपी के अंदर नोट्स बनाएंगे उसका, और हो सके तो उसको याद भी कर लेंगे। लेकिन जो हमारा यहां पर समझाना है बच्चों कि नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के हो गए, दो टाइप का, प्यूरीन और पायरामिडीन। दो रिंग आपस में जुड़े रहेंगे तो प्यूरीन के फॉर्म में चला जाएगा, एक साइक्लिक रिंग रहेगा तो वो पायरामिडीन हो जाएगा। पायरामिडीन के अंदर तीन बेस होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, और जो प्यूरीन के अंदर दो बेस होता है बच्चों, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, तीसरा जो फॉर्म है इसका बेसिक कंपोनेंट है वो है फास्फोरिक एसिड, इसको आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं आप लोग। इसमें हम लोग यहां पर H3PO4 बोल रहे हैं हम लोग इस तरह से, ये फास्फोरिक एसिड हुआ। जब इन तीनों कंपोनेंट को मिला दिया जाए बच्चों, पहले तो आपको थोड़ा ऐसा बेसिक बता दें कि पेंटोज शुगर और हेट्रोसाइक्लिक बेस को मिलाया जाए, इन दोनों को मिलाया जाए तो बनता है क्या बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। इन दोनों को ऐड किया जाए, हम आपको समझाने के लिए यहां पे बता दें कि जब पेंटोज शुगर और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस को मिलाएंगे बच्चों तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड होगा बच्चों, उसके अंदर अगर फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया जाए और तब बन जाता है वो न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि हम पहले बताया आपको कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बना कैसे, तो हम आपको यहां पे बता दें कि पहले पेंटोज शुगर और हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस आपस में मिलेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर हम फास्फोरिक एसिड को जोड़ दें तब क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़ करके आपस में न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करता है बच्चों, जिसको हम डीएनए और आरएनए के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब जरा इस बेसिक कंपोनेंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर लें, उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लें हम लोग। स्ट्रक्चर को देखना है, उसको फिर कैसे आपस में जोड़ेंगे उसको देखना है हम लोगों को।
तो फर्स्ट में हम लोग बात कर लें किसके बारे में, पेंटोज शुगर के बारे में बात कर लें हम लोग, है ना। अब हम जो बात यहां पर करेंगे, जिसके बारे में समझेंगे हम लोग, वो हमारा हो जाएगा बीटा डी राइबोज। और बीटा डी राइबोज कहां यूज होता है बच्चों, आप लोग बताइए, आरएनए के अंदर, है ना। तो पहले बीटा डी राइबोज को समझो आप लोग। तो हमको पता है कि यहां पर जो है, अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखें, साइक्लिक नहीं, फिशर प्रोजेक्शन में देखें बच्चों, ओपन चेन के अंदर, तो हमारा राइबोज कैसा होता है, ऐसा होता है बच्चों। 5 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5, इसके अंदर एक साइक्लिक, एक स्टार, काइरल कार्बन 2 स्टार 3 स्टार। ये हमारा डी पेंटोज हुआ बच्चों, डी राइबोज हुआ, क्योंकि यहां देखो सबसे लास्ट सी स्टार का ओएच कहां है बच्चों, राइट साइड है फिशर प्रोजेक्शन में, तो वो हमारा डी राइबोज हो गया। और हम आपको बताए थे कि जब एक अल्कोहल लास्ट सी स्टार का जो OH है बच्चों, जो अल्कोहल है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और वो अल्डिहाइड जो यहां ऊपर में बैठा हुआ है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो बन जाएगा क्या बच्चों, हेमी एसिटल बनेगा। कैसे बनेगा, यहां पर माइनस होगा, यहां प्लस होगा, इसको भी तोड़ेंगे तो O माइनस H प्लस होगा बच्चों। H प्लस वाला इसको दे दीजिए, O को दे दीजिए O माइनस को, O माइनस जो है यहां पर C प्लस के साथ जुड़ेगा और कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसका साइक्लिक रिंग हो जाएगा आपको, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, OH H ये हो गया साइक्लिक रिंग, जिसको हम लोग यहां पर हेमी एसिटल बोलेंगे। और देखो यहां पर इसका जो फर्स्ट सी स्टार है बच्चों, इसका जो फर्स्ट सी स्टार है, उसका जो OH ग्रुप है वो कहां पर है, लेफ्ट साइड है ना। और जब लेफ्ट साइड होता है बच्चों, वो हो जाता बीटा, बीटा डी राइबोज हो गया। इसका नाम क्या हो गया, ये लेफ्ट में है ये वाला OH, फर्स्ट सी स्टार को OH लेफ्ट में होगा बच्चों, साइक्लिक रिंग के अंदर, हेमिसिटर के अंदर, तो क्या कहलाएगा, बीटा डी राइबोज। पहले डी राइबोज था, फिर बीटा डी राइबोज बना दिए हेमिसिटर के फॉर्म में। अब इसका हॉवर्ड प्रोजेक्शन अगर देखें बच्चों, तो हॉवर्ड प्रोजेक्शन कैसे लिखा पाएगा, जो राइट साइड हो उसको डाउन में रखो, नीचे रखो हॉवर्ड प्रोजेक्शन में, जो लेफ्ट साइड पे हो उसको ऊपर रखो। तो यहां ऊपर में है ऐसा बच्चों, H OH H OH H, और यहां पर देखो H होगा और CH2OH होगा। नंबरिंग कर ले हम लोग, 1 2 3 4 5। यहां पर हम लोग बच्चों, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका 1 नंबर जो कार्बन है, 1 नंबर जो कार्बन है, 3 नंबर जो कार्बन है, ये जो 5 नंबर कार्बन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा बच्चों दूसरे के साथ जुड़ने में। नाइट्रोजनस बेस हो गया, चाहे फास्फोरिक एसिड हो गया, तो उसके साथ अगर जोड़ना हो, यही सब कार्बन यूज होने वाला है बच्चों, 1 नंबर का, 3 नंबर का और यह 5 नंबर का, 1 3 5। कैसे जुड़ेगा आगे बताएंगे आपको हम। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बीटा डी राइबोज। अब हम लोग जो है, हम थोड़ा ये तो हम आरएनए के लिए काम किए थे ना, और आरएनए के लिए हम पेंटोज शुगर देखें। अब डीएनए का पेंटोज शुगर क्या होता है बच्चों, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो तो पूरा नाम बता दिया आपको, बीटा D2 राइबोज है ना, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। अब वो कैसे लिखेंगे हम लोग, बीटा D2, ये तो आरएनए के लिए बता दिए बच्चों। अब हम लोग इसी के अंदर क्या कर दे, हम बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, ये किसके लिए हम बता रहे हैं बच्चों, फॉर डीएनए के लिए, कि डीएनए में कौन सा पेंटोज शुगर यूज होता है। पेंटोज का मतलब 5 होता है बच्चों, 5 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट। तो
हम लोग कैसे ये बनाएंगे उसको जरा समझे। तो हमारे पास तो डी राइबोज यही है बच्चों, लेकिन अगर हम लोग यहां पर देखेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा है डी राइबोज है हमारा। लेकिन क्या किया गया, डी राइबोज में उसमें डीऑक्सी कर देना। डीऑक्सी मतलब निकाल देना, ऑक्सीजन निकाल देना। डीऑक्सी का मतलब जैसे डिहाइड्रेशन, पानी निकाल लेना, है ना। तो उसी तरह से डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन हटा देना। किस नंबर से बच्चों, दूसरे नंबर कार्बन से। तो दूसरा नंबर कार्बन ये हो गया, उसका ऑक्सीजन यहां पर है, उसको हटा लीजिए तो यहां पर सिर्फ H बच जाता है और यहां पर C स्टार खत्म हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों वो क्या हो गया, D2 डीऑक्सी राइबोज। देखिए उसी राइबोज के अंदर हम लोग कुछ चेंज कर दिए। दूसरे नंबर कार्बन पर क्या किए, जो ऑक्सीजन था अल्कोहल का हाइड्रोक्सी ग्रुप का वो हटा दिए और सिर्फ H रखने दिए। तो हमारा ये हो गया बीटा, ये D2 डीऑक्सी राइबोज। अब देखो इसमें क्या चेंज होगा बच्चों, रिएक्शन तो उसी तरह से चलेगा, यहां पर माइनस प्लस करके एल्डिहाइडिक कार्बन और ये OH लास्ट C स्टार का OH है ना, उसके साथ ये चलेगा। बस हमको चेंज कहां करना है, बस ये चेंज करना हमको, H यहां करना होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज। अब बीटा तो यहां पर लास्ट जो फर्स्ट जो C स्टार है बच्चों उसका OH तो लेफ्ट साइड ही है, तब तो बीटा लगेगा उसके अंदर। और D2 डीऑक्सी राइबोज तो हम लेके आ ही रहे पहले से, ये हो रहा हमारा। अब इसको हॉबर्ट प्रोजेक्शन में कहां चेंज करना है बच्चों, एक ही जगह पे चेंज करना होगा, बस यहां पर। देखो यहां पर ये बीटा D2 क्या हो गया, ये D2 डीऑक्सी राइबोज। ये हम डीएनए के लिए बता दिए बच्चों कि डीएनए के अंदर कौन सा पेंटोस शुगर यूज होगा, आप इसको देख लो, यही स्ट्रक्चर है आपका। तो पेंटोस शुगर का काम खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़े कुछ, जिसका नाम है आपका हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस। सेकंड जो कंपोनेंट होता है बच्चों वो होता है सेकंड में हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनियस बेस। यहां पर क्या करना बच्चों, जैसा कि बताया आपको हम कि इसके अंदर दो टाइप होता है, प्यूरिन और पैरामिडीन। एक होता है प्यूरिन जिसके अंदर दो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन। इसके अंदर होता है पायरिमिडीन और इसके भी जो है ना 3 बेस होते हैं इसके अंदर, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल, ऐसा होता है बच्चों। तो इसका जो हम आपको बताया पहले भी कि इसका जो सारा स्ट्रक्चर है बच्चों वो आप एनसीईआरटी के जो किताब के अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उससे आप वहां पर बना लेंगे, उसका नोट्स में जरूर बनाएंगे उसको आप लोग। लेकिन यहां पर हमारा 2 इंपॉर्टेंट जो बेस है बच्चों यहां पर, जिसके वजह से डीएनए और आरएनए डिफरेंशिएट हो पाता है, उसके बारे में जरूर बात करेंगे हम लोग। वो है आपका थाइमिन और यूरासिल। ये थाइमिन और यूरासिल, थाइमिन यहां पर देखो आप लोग, अगर थाइमिन की बात किया जाए तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन पाता है बच्चों इसका। देखो इस हाइड्रोजन को हम लोग सर्किल कर रहे हैं क्योंकि वो मेरा बॉन्डिंग में जाने वाला है, ऐसा। इसका नाम हो गया बच्चों थाइमिन। ये जो आप देख पा रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, हम इसको थाइमिन बोलते हैं हम लोग। और एक आपको जरूर बताना चाहेंगे आप फिर से यूरासिल के बारे में।
इस हाइड्रोजन को जो हम सर्किल कर रहे हैं बच्चों, यही हाइड्रोजन हमारा केमिकल बॉन्डिंग में जाने वाला है, इसलिए सर्किल कर दिए। तो ये देखो यूरासिल है आपका। और इन दोनों के बारे में हम बात क्यों किए बच्चों, क्योंकि डीएनए जब बना रहे होंगे हम लोग, तो हमारा जो यहां पर आपको लिख दे, बता दे, समझा दे आपको, जब डीएनए बना रहे होंगे तो हमारा जो नाइट्रोजनियस बेस होगा वो कौन सा होगा? वो होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन जब हम आरएनए बना रहे होंगे बच्चों, उस समय हमारा जो बेस होगा वो क्या होगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। अब आप ये डिसाइड करो कि इन दोनों में जो नाइट्रोजनस बेस यूज किया गया है तो कहां पर डिफरेंस आ रहा है? तो आप देख पाएंगे, क्योंकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन दोनों के अंदर है बच्चों, लेकिन एक थाइमिन है और एक यूरासिल है जो एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, डिस्टिंग्विश कर पा रहा है। क्योंकि डीएनए में यूज होता है थाइमिन और आरएनए में यूज होता है यूरासिल, और उसका स्ट्रक्चर आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे सबका एनसीईआरटी किताब से, लेकिन हम दो बेस, इंपॉर्टेंट वाला बेस आपको बता दिए। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों नाइट्रोजनियस बेस के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे, मेरा जो तीसरा कंपोनेंट होगा, बेसिक कंपोनेंट, वो है फास्फोरिक एसिड, जिसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ही बोल सकते हैं हम लोग। और फॉर्मूला क्या है बच्चों? H3PO4। यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लिख दिया जाए, OH OH OH। देखिए H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों यहां पर ऑक्सीजन के साथ, यही मेरे काम का चीज है। क्योंकि अगर हमको इस फास्फोरिक एसिड को किसी न्यूक्लियोसाइड से अगर हमको अटैच करना हो, बॉन्डेड करना हो, यही हाइड्रोजन यूज होने वाला है बच्चों, जिसको हम सर्किल कर दिए। अब जरा सोचो आप लोग कि अगर हम लोग ऐसा कर दें, इस H को हटा करके R लगा दे बच्चों, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दे, है ना, ऐसा लगा दे, तो इसको जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग? इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग फास्फो मोनोइस्टर। सो क्या बोलते हैं बच्चों? फास्फो मोनोइस्टर। क्योंकि एक ही आप देख रहे होंगे ईस्टर का मतलब क्या था? आर है, सी डबल बॉन्ड है, वो आर है, ऐसा करके, है ना। तो देखो आर इस पी के जगह पर सी को रख लो आप लोग, सी डबल बॉन्ड हो, फिर ओ, यहां पर ओ, फिर आर लग गया। तो ये कैसा होता था बच्चों? ये ईस्टर होता था, ईस्टर, इसको हम लोग ईस्टर बोला करते थे। लेकिन चूंकि वो सी डबल बॉन्ड में सी जो है बच्चों हट करके पी बन गया, तो उसी ईस्टर को हम लोग आप फास्फो मोनोइस्टर बोल दिए। अच्छा, मोनो का मतलब समझ रहे, एक ही वहां पर ईस्टर का लिंकेज है, तो मोनोइस्टर हो जाएगा फास्फो, इस फास्फोरस की वजह से। लेकिन जरा सोचो फिर से आप कि अगर हमारा कैसा हो, ऐसा है, H है, R है, यहां देखो, अब क्या हुआ कि दो दो ईस्टर लिंकेज हो गया, दो फास्फो ईस्टर लिंकेज हो गया, तो इसको बोल पाएंगे हम लोग फास्फो डाइस्टर। एक फास्फो मोनोइस्टर था, अब ये डाइस्टर हो गया। और हम अगर इस H को और हटा दिया जाए, यहां से जो एक H बचा हुआ है, तो फास्फो ट्राइस्टर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनता है। यहां पर देखो, अगर हम लोग कुछ ऐसा कर लें, ओ आर कर लें, यहां पर, यहां भी ओ आर कर लें, यहां पे आर कर लें, तो तीन ईस्टर हो गया बच्चों।
इसका नाम क्या दे पाएंगे हम लोग? फास्फो ट्राइस्टर लिंकेज कर सकते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग एक कंपाउंड बन जाता हमारा। अब हम इसको डीएनए और आरएनए में कैसे यूज कर पाते हैं बच्चों, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको थर्ड बेसिक कंपोनेंट आपको समझ में आया, फास्फोरिक एसिड। और उसके साथ अगर कोई आर से जोड़ दिया जाए, कोई दूसरे से जोड़ दिया जाए, तो एक फास्फो ईस्टर कंपोनेंट बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो 3 बेसिक कंपोनेंट के बारे में तो बात कर लिए बच्चों हम लोग। अब चलते हैं हम लोग क्या, एक दूसरे को जोड़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं इसको हम लोग। तो यहां पर आपको हम पहले बताएंगे न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज, इन दोनों के बारे में बात करेंगे बच्चों। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज, तो इसके बारे में समझो आप लोग। पहले न्यूक्लियोसाइड क्या हो जाता है, तो यहां पर इट इज द कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड है न्यूक्लियोसाइड विच फॉर्म, जो बना हुआ हो बच्चों, बाई द रिएक्शन ऑफ पेंटोज सुगर एट C1 कार्बन। मतलब पेंटोज शुगर का कौन सा कार्बन यूज करना है बच्चों? पहला नंबर कार्बन, फर्स्ट नंबर कार्बन, C1 कार्बन, विथ किसके साथ? नाइट्रोजनियस बेस, इसके साथ। थ्रू किसके थ्रू हम लोग? थ्रू न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज। एक ऐसा कंपाउंड जो बना हुआ हो रिएक्शन ऑफ पेंटोज शुगर एट C1 कार्बन एंड विथ नाइट्रोजनस बेस, है ना, विच लिंक थ्रू, जो एक दूसरे से जुड़ा हो, विच लिंक्ड थ्रू न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अब ये तो डिफरेंशियल देख लिए इसको, और अब इसको देखेंगे, समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे हम लोग। तो देखो आप लोग, अगर हम 4 डीएनए के बारे में बात करते हैं बच्चों, अगर हम डीएनए का एग्जांपल ले लें हम लोग, एग्जांपल ले 4 डीएनए के लिए, तो हमारा पेंटोज शुगर कौन सा होता था बच्चों? बीटा T2 डिऑक्सीराइबोज, जिसका स्ट्रक्चर कुछ होता था ऐसा करके। ऐसा होता था ये। और एक नाइट्रोजनियस बेस में हम लोग, आपको पता है डीएनए में कौन सा यूज होता था? थाइमिन। तो थाइमिन का क्या स्ट्रक्चर बनाया जाए यहां पर? ऐसा कुछ हो गया, इसका नाम थाइमिन, इसका नाम जान रहे हैं बीटा D2 डिऑक्सीराइबोज। अब रिएक्शन कैसे होगा बच्चों यहां पर? तो बोले थे इसका H यूज करना है आपको और इसका OH यूज करना है आपको, है ना। ये 1 नंबर कार्बन है ना, 1 नंबर कार्बन का OH जो ऊपर वाला था, और यहां जो थाइमीन का जो H है यहां पर, उसका यूज कर ले, वाटर निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? यहां पर हम बेस यूज कर लेते हैं। अब सिंपल तरीके से हम उसको यहां पर बेस लिख सकते हैं हम लोग। बेस है ना यहां पर, ये बेस इसके साथ जुड़ गया है आपका।
ऐसा हो गया। ये जो कंपाउंड बन के आया बच्चों, ये जो कंपाउंड बना है यहां पर वो है आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ये जो लिंकेज देख रहे हैं आप लोग यहां पर, ये वाला लिंकेज जो बेस और पेंटोज शुगर को जोड़ रहा है, उस लिंकेज को बोलेंगे हम लोग क्या बच्चों? न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज। अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज का आप डेफिनेशन क्या दे पाएंगे, तो इट इज द लिंकेज बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज। फिर से एक बार बोलते हैं, न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? इट इज अ लिंकेज बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज। तो आप इसका डेफिनेशन जरूर लिखेंगे अपने कॉपी के अंदर। हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह से देखें, न्यूक्लियोसाइड हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया, उसमें बेस और पेंटोज शुगर के बीच में क्या हुआ? न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज हो गया, है ना। और यहां पर देखो, अगर हम लोग आरएनए के बारे में बात कर ले, हम लोग आरएनए के बारे में बात कर ले हम लोग, और आरएनए, तब क्या होगा बच्चों? तो हम जैसा कि जानते हैं कि हम लोग यूज क्या करने वाले थे एज ए पेंटोज शुगर के रूप में, यहां पर वो था मेरा इस तरह से कुछ वाला मॉलिक्यूल था, इसका नाम क्या हो रहा था? बीटा डी राइबोज, है ना। और हमारा जो यूरासिल हम यूज करने वाले थे अभी, यूरासिल कैसे दिखाएं आप लोगों? यहां पर देखो, ये यूरासिल हो गया, ठीक है। अब रिएक्शन तो उसी तरह से होगा बच्चों, क्या? यहां पर से ऐसा कुछ निकाल लो आप लोग, वाटर, तो बन गया क्या? यहां पर बेस कर सकते हैं हम लोग, जो कि यूरासिल ग्रुप में है। यहां पर OH H OH H H CH2OH, और ये कंपाउंड का नाम क्या होगा बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। और इस लिंकेज का नाम क्या हो गया? न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज। न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज को फिर से आपको रिपीट कर दें, इट इज डिफाइंड एज द लिंकेज बिटवीन बेस, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज। तो हम आरएनए के लिए बता रहे थे बच्चों इसको कि आरएनए में कुछ ऐसा न्यूक्लियोसाइड बन पाएगा। बीटा डी राइबोज यूज किए हम लोग, और आगे बढ़े हम लोग, और यहां से समझ पाएंगे हम लोग कि न्यूक्लियोटाइड क्या होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? एंड न्यूक्लियोटाइड का कंपाउंड हुआ बच्चों एक फास्फो ईस्टर लिंकेज। ये दोनों समझना है आप लोग। अब बनता कैसे है आपका न्यूक्लियोटाइड? कैसे बन पाएगा कि जब न्यूक्लियोसाइड के अंदर हम H3PO4 से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, तो जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। और लिंकेज का नाम क्या होगा? उस लिंकेज का नाम होगा, जो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड को जोड़ कर रखेगा, उस लिंकेज का नाम क्या होगा बच्चों? फास्फोएस्टर लिंकेज। तो कुछ देखो यहां पर, अगर हमारे पास एक एग्जांपल ले लें तो क्या होगा? एक न्यूक्लियोसाइड ले लिया जाए, हम डीएनए के लिए एक न्यूक्लियोसाइड ले रहे हैं हम लोग, बेस है, H है,
पर है, इसको कुछ ऐसा लिख दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा बच्चों, क्योंकि हम C5 यूज करने वाले हैं। हम उसके बाद न्यूक्लियोटाइड का आपको डिफिनेशन भी दे देंगे। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे करने वाले हैं, OH और OH ऐसे ले लिया हम लोग। हमारा वो हाइड्रोजन यही सब है जो आपको बॉन्डिंग में जाएगा। और हम लोग क्या कर लिए यहाँ पर, एक न्यूक्लियोसाइड ले लिया जाए। फॉर डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज था, और यहां पर हमारा बेस भी था, यहां पर बेस था, है ना, ऐसा है। ये तो हो गया फास्फोरिक एसिड। ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, जो डीएनए वाला न्यूक्लियोसाइड था। अब आपस में कैसे जुड़ेगा बच्चों, तो H यहां से ले लो, यहां से OH ले लो। कितने नंबर कार्बन पर, 1 2 3 4 5, पांचवा नंबर कार्बन जो है बच्चों उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो पांचवा नंबर कार्बन और इसका फास्फोरिक एसिड का H, इसका OH निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो PO डबल बॉन्ड O, और ये सब भी आप हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं। तो देखो अभी हम लोग एक लिंकेज कर रहे हैं हम लोग ना। ऐसा सब 3 और भी यूज हो सकता था जो आगे बताएंगे आपको अभी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लें, CH2 बेस है, H है, HH OH, और ये देखो यहाँ पर H। इस वाले लिंकेज को नाम क्या दे देंगे बच्चों हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग फास्फो मोनो ईस्टर लिंकेज। अगर हम यहां पर भी अगर हम जोड़ दें, अभी तो देखो कि कार्बन का जो 5वां नंबर कार्बन का जो था, 5वां नंबर कार्बन का जो OH था, हम उसका यूज किए बच्चों। तो हमारा ये कंपाउंड बना, एक ईस्टर बना, फास्फो ईस्टर बना आपका लिंकेज। अब एक ही यहां पर ईस्टर दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, तो इसलिए फास्फो ईस्टर लिंकेज बोल दिया हम लोग, है ना। तो ये हमारा जो बन गया यहां पर, इसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। इसका नाम न्यूक्लियोटाइड हो गया बच्चों। इसके अंदर क्या है, फास्फो मोनो ईस्टर लिंकेज है। तो न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन क्या हुआ, क्या बोलेंगे डिफिनेशन इसका, क्या दे पाएंगे बच्चों, इट इज द कंपाउंड। देखो हम न्यूक्लियोटाइड का डिफिनेशन बता रहे हैं आप लोगों को। इट इज द कंपाउंड विच फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एट C5 कार्बन। न्यूक्लियोसाइड का कौन सा कार्बन, C5 कार्बन यूज करने जा रहे हैं यहां पर। तो फिर से डिफिनेशन बोलते हैं आपको, इट इज द कंपाउंड विच फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एट C5 कार्बन विथ फास्फोरिक एसिड थ्रू फास्फोईस्टर लिंकेज। किसके थ्रू जोड़ेंगे बच्चों हम लोग इसको, फास्फोईस्टर लिंकेज के थ्रू जोड़ेंगे। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं हम लोग। और जब इस न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ दें, फिर दूसरे वाले को तीसरे से जोड़ दें, तीसरे वाले को चौथे से जोड़ दें, और ऐसा करके एक पॉलीमर बना दें हम लोग, बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दें, तब बन जाता है बच्चों न्यूक्लिक एसिड। उसका नाम होता है DNA एंड RNA। ठीक है, तो हम आपको जो डिफिनेशन बताए थे न्यूक्लियोटाइड का, उसको जरूर लिखेंगे आप लोग। C5 कार्बन यूज किए थे यहां पर। आप एनसीईआरटी किताब में देखेंगे बच्चों, तो एक फास्फोडाइस्टर का कंपाउंड ही बना हुआ है, इस एनसीईआरटी में देखना आप लोग, उसको समझ लो। वहां पर
आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम फास्फोडाइस्टर बनाना चाहते हैं तो जो हमारा शुगर होता था बच्चों, पेंटोज शुगर, उसका C3 कार्बन भी यूज करते थे, उसका OH ग्रुप यूज करते थे और एक और ईस्टर का लिंकेज बना देते थे हम लोग। तो जब विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर दो ईस्टर का लिंकेज होगा तो नाम क्या बोलेंगे बच्चों इसको? फास्फोडाइस्टर लिंकेज। आप एनसीईआरटी किताब में जरूर देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहां पर हम आपको समरी में अगर बता दें, समरी में बता दें तो एक शुगर होगा, पेंटोज शुगर होगा, उसके साथ बेस जुड़ा रहेगा। इसको ऐसा दिखाया जाए आपको, 4 डीएनए के लिए क्या होगा बच्चों? बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज प्लस बेस, और बेस के अंदर क्या यूज किया जाए? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। जब ये दोनों को जोड़ दिया जाए बच्चों, कौन सा लिंकेज के थ्रू? न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज के थ्रू, तब क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा। और उस न्यूक्लियोसाइड में क्या किया जाए? फास्फोरिक एसिड जोड़ा जाए। कौन से लिंकेज के थ्रू? फास्फो ईस्टर लिंकेज के थ्रू। तब क्या बन जाएगा बच्चों? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और उस न्यूक्लियोटाइड का क्या कर ले हम लोग? पॉलीमर कर ले। तब हमारा क्या बन जाएगा? वो डीएनए, डीएनए बन जाएगा बच्चों। और उसी तरीके से अगर हम लोग 4 आरएनए के बारे में बात करें, या आपको थोड़ा समझाना चाह रहे थे, देख लो कैसे काम हुआ है इसके अंदर। बीटा डी राइबोज है, बेस के साथ रिएक्शन हुआ। कौन सा हमारा बेस यूज होगा यहाँ पर? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिन। कौन सा लिंकेज के थ्रू बच्चों? न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज होगा वहां पर। जो पेंटोज शुगर और बेस को जोड़ रहा है, इट इज अ लिंकेज बिटवीन द पेंटोज शुगर एंड द बेस, इज कॉल्ड न्यूक्लियोसिडिक लिंकेज। तो क्या बन गया हमारा? न्यूक्लियो साइड बन गया। फिर इसमें फास्फोरिक एसिड डाले हम लोग एक लिंकेज के थ्रू, जिसका नाम है फास्फो ईस्टर लिंकेज। तो क्या बन गया बच्चों? न्यूक्लियोटाइड हो गया। और इसमें पॉलीमर किया जाए, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलाया जाए, तो क्या बन जाएगा? आरएनए। और हम लोग ऐसा अगर देखेंगे, अगर शुगर है, बेस है और उसके साथ है फॉस्फेट, है ना, फिर क्या होगा? शुगर होगा, उसके साथ बेस जुड़ा रहेगा, फिर फॉस्फेट, है ना, ऐसा करके जुड़ा रहेगा। फिर क्या होगा? शुगर, बेस, फॉस्फेट। तो ऐसा करके जब जुड़ता चला जाएगा बच्चों, एन नंबर जुड़ेगा। ये जो मोनोमर देख रहे हैं आप लोग, ऐसा ही स्पेसिस आपको बहुत सारा जुड़ता चला जाएगा, एन नंबर। तो आपका जो है डीएनए और आरएनए बन जाएगा बच्चों, ठीक है। हम लोग अब आगे यहाँ पर बात कर लें, दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो एग्जाम में बोर्ड में आता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? डिफरेंस लिखना अगर आपको हो तो हम लोग डीएनए और आरएनए का एक डिफरेंस करेंगे हम लोग। पहला डिफरेंस तो बहुत ही बेसिक है बच्चों, जो आप जान रहे हैं शुगर ग्रुप में। तो यहां पर क्या यूज होता है? बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज
यूज्ड एज पेंटोज शुगर। बट वहां पर क्या यूज होगा बच्चों, तो आरएनए में क्या यूज होता है बताइए आप लोग, बीटा डी राइबोज यूज्ड एज पेंटोज शुगर। पहला डिफरेंस तो यहां पर यह आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या होगा बच्चों कि जब हम बेस यूज करते हैं तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन यूज्ड एज बेस। यहां पर क्या होगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल यूज्ड एज बेस। यहां पर ऐसा होगा, यूज्ड एज बेस। तीसरी बात क्या होगी कि जो यहां पर जो होता है, इट हैव डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है बच्चों। आप एनसीईआरटी के किताब में अगर आप डीएनए का अगर आप फिगर देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि इसमें दो पॉलीमर का जो चेन है एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे से हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता हुआ बनता है। वहां पर एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड के साथ जो जुड़ा हुआ बच्चों, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर डबल स्ट्रैंड होता है। एक पॉलीमेरिक चेन चलेगा बच्चों न्यूक्लियोटाइड का, एक दूसरा पॉलीमेरिक चेन चलेगा, और वो दोनों एक दूसरे से हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हुए पैरेलली एग्जिस्ट कर लेगा। और पैरेलली जब एग्जिस्ट करता है तो कैसे जुड़ा रहता है एक दूसरे से, कौन से बॉन्ड से जुड़ा रहता है, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी में इसका फिगर जरूर देखेंगे बच्चों आप। इट हैव, इसके पास कैसा स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंड होता है, वही हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, वो पड़ जाता है वो। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। जो सेल का, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बच्चों, तो उस न्यूक्लियस का, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये डीएनए पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है बच्चों, इट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ये। और हम लोग यहां पे बात कर लें, इट हैव, इसको थोड़ा हम आगे वाले पेज में लिखेंगे बच्चों। ये 4 डिफरेंस वहां पर हुआ, कुछ आगे हम लोग यहाँ लिखवा रहे हैं आप लोगों, और कुछ डिफरेंस देख लो। अगर हम 5th में बात करें, इट हैव, डीएनए में बता रहा है आपको बच्चों, इट हैव यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लिकेशन। डीएनए के पास रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। अभी रिप्लिकेशन क्या है बच्चों, आगे बात करते हैं हम लोग। इट हैव नॉट प्रॉपर्टी ऑफ रिप्लिकेशन, इसके पास रिप्लिकेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल, क्या करने के लिए, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर्स। बट इसके पास क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है,
It is responsible for synthesis of protein and also control the synthesis of protein, the synthesis of protein in the body. तो ये कुछ डिफरेंस था बच्चों यहां पर, जैसा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसका फिगर, इसका स्ट्रक्चर हमारे बनाने से अच्छा कि आप एनसीईआरटी की किताब में देखें, वहां से ये बात आप बहुत ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। 3D फिगर होगा वहां पर, है ना, तो वो फिगर देखना है आप लोगों को। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दे बच्चों, जो होता है क्या कि रिप्लिकेशन क्या है। अगर हम कुछ नोट के बारे में बताते, रिप्लिकेशन बताते आप लोगों को, तो रिप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस इन विच, इसमें होगा क्या, डीएनए प्रोड्यूस या फॉर्म, प्रोड्यूस कर सकता है या फॉर्म कर सकता है, फॉर्म टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ बाय डीएनए डिवीजन, बाय डिवीजन। डीएनए जो है, एक डीएनए अपने ही जैसा दूसरा डीएनए, आइडेंटिकल डीएनए बना सकता है बच्चों, और इस प्रोसेस का नाम होता है रिप्लिकेशन। जब कोई एक डीएनए अपने ही जैसा दूसरा डीएनए बना पाए, तभी तो वो दूसरे जनरेशन के अंदर आपको जा सकता है, दूसरे जनरेशन में ये प्रॉपर्टी को आगे बढ़ा सकता है ये। तो यह हम लोग रिप्लिकेशन प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि एक डीएनए क्या करता है, 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ बना सकता है। इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ बच्चों, रिप्लिकेशन। और दूसरी बात यहां पर यह है बच्चों, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहां पर समझ लो आप लोग, क्वेश्चन के रूप में ही बताते हैं आपको, द डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो दो स्ट्रैंड चलता है बच्चों पैरेलली डीएनए के अंदर, वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, बट नॉट आइडेंटिकल, एक्सप्लेन करना बच्चों हम लोग। तो हम लोग यहां पर देखेंगे, किताब के अंदर भी देखेंगे आप लोग उसके, कि एक ऐसे जा रहा है आपको ये, दूसरा जो है कि आप ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है आपको, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है ना। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, कि मान लो यहां पर एडेनिन है, इस स्टैंड में, पहले वाले स्टैंड में एडेनिन है, तो जो दूसरा वाला स्टैंड है बच्चों, उसके अंदर जो होगा थाइमिन होगा, और उन दोनों के बीच में लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर आपको बताना चाहेंगे यहां पर कि जो डबल स्ट्रैंड की बात की है हम लोग यहां पर डीएनए के अंदर, तो बिकॉज क्यों कंप्लीमेंट्री है, क्यों कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, हम यहां पर सीधे आंसर आपको दें, बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म between a specific pair of bases. That means adenine form H bond with
थाइमीन एंड guanine form hydrogen bond with cytosine. इस स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है बच्चों, मतलब कि एडेनिन किसके साथ लगा रहा है, थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहा है, एडेनिन थाइमिन के साथ लगा रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर इसमें साइटोसिन है बच्चों, तो वो किसके साथ लगा रहा है, गुआनिन के साथ लगा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से ये डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर स्टेबल भी रह पा रहा है। तो ये एक दूसरे का आइडेंटिकल नहीं है कि इधर का आइडेनिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहा है, ऐसा नहीं है। एक स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस होता है, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, तो एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री बोलते हैं इसको, इस तरह से। तो जो सीक्वेंस होता है एक स्ट्रैंड का बच्चों, बेस का जो सीक्वेंस है एक स्ट्रैंड का, वो दूसरे स्ट्रैंड को क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसको फिक्स करता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल। स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस के साथ यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, ठीक है। एंड द सीक्वेंस ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, सीक्वेंस ऑफ पेयर ऑफ बेस in one strand automatically fixes the, क्या फिक्स करता है, fixes the sequence of pair of base, sequence of base कर दीजिएगा, sequence of base कर सकते हैं हम लोग। sequence of base in one strand automatically fixes the sequence of base in other strand, hence complementary to each other। इसलिए दोनों जो आपका स्ट्रैंड है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर कर रहा है। एक का अगर फिक्स कर लिया हम लोग तो दूसरे का इसी सीक्वेंस में आपका फिक्स हो जाएगा कि एक का स्ट्रैंड का एडेनिन का दूसरा थाइमिन लगेगा, दूसरे स्ट्रैंड का थाइमिन लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, और एक स्ट्रैंड का गुआनिन होगा तो दूसरे स्ट्रैंड का साइटोसिन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा। एक को अगर हम अरेंज कर दिए तो दूसरा भी आपको उसी तरह से अरेंज हो जाता है ना, एक सीक्वेंस ऑफ बेस में अरेंज हो जाता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है बच्चों, नॉट आइडेंटिकल है। इस तरह से आपका न्यूक्लिक एसिड का काम खत्म हो गया बच्चों। और अगले वीडियो के अंदर हम लोग प्रोटीन के बारे में बात करेंगे बच्चों, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तब तक आप इसका नोट्स बनाएं, अच्छे से समझ लें, फिगर को देखें, किताब से भी एनसीईआरटी से भी कुछ फिगर को, कुछ बेस के स्ट्रक्चर को ले लें, है ना, कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर जो आ रहा है, बेस फिगर आ रहा है, उसको नोट्स बना लें उसके अंदर। तो ये सब करना है बच्चों आप लोगों को। बेसिक बात आपको बता दी सब कुछ, और इससे ज्यादा कुछ बोर्ड के अंदर आता नहीं है। तो इतना बनाइए और आगे हम लोग वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।